वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। आज इस लेक्चर में हम अरस्तु के दर्शन और राजनीतिक चिंतन को आगे बढ़ाने वाले हैं। जहां पिछले लेक्चर में हमने अरस्तु के आदर्श राज्य के स्वरूप और उसके विकास और उत्पत्ति की चर्चा कर ली थी। इसके बाद आज हम उसके आदर्श राज्य से संबंधित कार्यों को देखने वाले हैं और इसके बाद कुछ नए टॉपिक्स को भी हम लेंगे जो कि अरस्तु के दर्शन से संबंधित है। एक तो संविधानों का वर्गीकरण और एक उनका दासत्व का सिद्धांत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। तो इन्हीं सबको आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं राज्य के कार्यों से। राज्य यानी अरस्तु का आदर्श राज्य, जिसे पॉलिटी भी कहा जाता है, और इसका वर्णन जो है वो इनकी पुस्तक है पॉलिटिक्स, उसी में दिया गया है। अल्टीमेटली पॉलिटिकल साइंस जो शब्द है वो यहीं से उत्पत्ति हुआ माना जाता है। तो जो अरस्तु महोदय का राज्य था, हमने जैसे देख चुके हैं कि यह एक सकारात्मक अवधारणा थी राज्य की, जो कि एक अच्छाइयों से संबंधित थी, एक नैतिक विकास को लेकर थी, जो राज्य का भी विकास हुआ है और फिर वो राज्य अल्टीमेटली मनुष्य के विकास की जिम्मेदारियां संभालता था। यह सिद्धांत उन्होंने तत्कालीन जो यूनानी समाज है वहां सोफिस्टों का विचार चलता था, जो राज्य को कृत्रिम मानते थे, पिंजरा मानते थे, एक सुविचारित अवकाश कहा करते थे, तो इसके खिलाफ आया था। तो हम देख लेते हैं कि अरस्तु क्या कहते थे राज्य के बारे में। तो एक उनका कथन बड़ा फेमस है इस बारे में कि राज्य का अस्तित्व जो है वो सदजीवन के लिए है, यानी सदजीवन यानी अच्छे जीवन के लिए है। वो कहा करते थे कि अगर केवल जीवन की बात हो, केवल जीवन की बात करें तो ये एक जानवर भी जी लेता है, दास भी जी लेते हैं, या गुलाम जंगली लोग भी जीवन यापन कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जहां सदजीवन की बात आती है वहां राज्य की बात आती है, या राज्य की जिम्मेदारी कि वह सदजीवन की व्यवस्था करे अपने नागरिकों के लिए। एक राज्य की विचारधारा पड़ी होगी कल्याणकारी राज्य, तो आप इसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो इंसान के गर्भ से लेके कब्र तक की जो अवधारणा मानी जाती है, उसमें राज्य का पूरा उत्तरदायित्व माना जाता है कि वो गर्भ से लेके इंसान की उसकी कब्र तक का पूरा इंतजाम करे, उसके विकास, उसकी शिक्षा, उसके जीवन, रोजगार और मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा होती है। तो ऐसे ही कुछ अवधारणा हमें यहाँ भी दिखाई देती है अरस्तु महोदय के राज्य के कार्यों में। तो चलिए हम इसकी शुरुआत कर लेते हैं और आप अंत में पाएंगे कि ये कुछ कुछ ह्यूमन रिसोर्स जैसी अवधारणा भी लगती है हमें। जब हम मनुष्य के विकास की बात करेंगे इसमें, तो आप ह्यूमन रिसोर्स से भी इसे कनेक्ट कर पाएंगे। अरस्तु महोदय माना करते थे कि राजनीतिक समाज का अस्तित्व, यानी राजनीति या राज्य का अस्तित्व उदात्त कार्यों के लिए है, मात्र सहचर्य के लिए नहीं, यानी मतलब जीवन यापन या साथ में जीवन निर्वाह के लिए नहीं है, जीवन काटने के लिए नहीं है। इसका अस्तित्व उदात्त कार्य मतलब जो अच्छे कार्य हैं उनके लिए है। जैसे कि हम देख चुके हैं सकारात्मक अवधारणा थी और कल्याणकारी राज्य से भी जुड़ती है, यानी इंसान को इंसान संसाधन बनाया जाए, मानव को मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जाए। अरस्तु महोदय के अनुसार आदर्श राज्य के निम्न कार्य होंगे। तो देख लीजिए, ये हो सकता है आपको एक कथन वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाए, या फिर कुछ पॉइंट दे दिए जाएं, या फिर उनमें से आपको छांटने को कहा जाए कि कौन कौन से अरस्तु के आदर्श राज्य के कार्य थे। इनमें से पहला कार्य जहां अरस्तु महोदय चर्चा करते हैं, उनके अनुसार एक राज्य सकारात्मक अच्छाई है। इस प्रकार केवल बुरे कामों अथवा अपराध को रोकना नहीं, वरन मनुष्य को नैतिक और सद्गुण के मार्ग पर आगे बढ़ाना राज्य का कार्य है। केवल बुरे काम या अपराध रोकना राज्य के काम नहीं है। आप आगे जाके ये पढ़ेंगे थोड़ा सा। राज्य के मिनिमल स्टेट का जो एक सिद्धांत आता है, जो नोजिक बात करते हैं, उसमें आप इसे देखेंगे कि वो सिर्फ यही मानते थे कि अपराध या फिर लॉ एंड ऑर्डर के लिए राज्य होता है। उसके विपरीत, और इसके विपरीत अरस्तु मानते थे कि इनका काम अपराध रोकना नहीं है, इनका काम है नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर को आगे बढ़ाना। दूसरे कार्य में चर्चा करें तो अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना भी राज्य का एक कार्य है। उत्तम और आनंदपूर्ण जीवन का निर्माण करना, वह यानी राज्य नागरिकों को अवकाश जुटाने का प्रयत्न करे। यानी ये अवकाश की एक बड़ी अच्छी अवधारणा अरस्तु महोदय लेके आए हैं। ये एक नया कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आप इसे समझ लीजिए। अवकाश का मतलब है वह समय जिसमें आप अपना व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास कर सके, इसमें कुछ नया चिंतन कर सके, कुछ समाज के लिए योगदान दे सके, कुछ
ऐसा कर सकें जिसकी समाज में भलाई हो, अल्टीमेटली सार्वजनिक कार्यों में, जो सिविल सोसाइटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। तो इसीलिए इन्हें सिविल सोसाइटी का जनक भी कहा जाता है। ये अवकाश का मतलब वो निठल्लापन नहीं या फिर वीकेंड टाइप की छुट्टी नहीं है। अवकाश का मतलब ये है कि आप अपने गृहस्थ जीवन या व्यक्तिगत जीवन से निकल के कुछ समाज को दे सकें, ऐसे कुछ अवकाश आपके पास, ऐसा समय होना चाहिए। तो वो राज्य की जिम्मेदारी है कि आपको थोड़ा सा फ्री रख सके और इसी अवकाश के सिद्धांत पे, यानी आपको कुछ समय मिले भागीदारी करने का, आप कुछ समाज के लिए दे पाए, कुछ सोच पाए, अच्छा कर पाए, इसी के लिए वो फिर दास का यहाँ औचित्य सिद्ध करता है या करने का प्रयास करता है कि इसीलिए दास की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि एक नागरिकों के लिए अवकाश की व्यवस्था हो सके। तो राज्य कार्यों के बाद अब हम इनके संविधानों का वर्गीकरण देखने वाले हैं। और आप 2 या 3 लेक्चर से पिछले बार देख चुके हैं कि संविधान का जो आशय बेसिकली है यहाँ पे, वो संविधान आज के जैसे एक किताब नहीं है या नियमों की पुस्तिका बस नहीं है। संविधान का मतलब होता है एक शासन प्रणाली या राज्य की व्यवस्था भी इसे हम कह सकते हैं, या जो राज्य व्यवस्था है, राज्य शासन की व्यवस्था, उसे भी संविधान कहा जा सकता है। तो ये बेसिकली प्लेटो से लिया गया सिद्धांत है और ये कुल मिला के 6 प्रकार के, प्लेटो ने भी चर्चा की थी अपनी स्टेट्समैन में, और वहीं से फिर इसे अरस्तु महोदय ने भी स्वीकार किया है। आइए अब अरस्तु के अनुसार हम संविधान की परिभाषा को देख लेते हैं, फिर इनके वर्गीकरण पर हम चलेंगे। राज्य के विभिन्न मनुष्य के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। यानी जो राज्य में मनुष्य होंगे उनके जो जीवन में निर्वाह में कुछ कानून आवश्यक है होना, नहीं तो अराजक व्यवस्था हो जाएगी। उनके जीवन निर्वाह के लिए विशेष कानून का नाम ही संविधान है, यानी कुछ एक नियमों का ताना बाना टाइप से, या इसे एक जीवन जीने की हम पद्धति भी कह सकते हैं। जीवन जीने की पद्धति भी इसे कहा जा सकता है कि इसे संविधान कह सकते हैं। एक इनका पूरा तंत्र होना चाहिए। आप इसे जो सनातन या हिंदू धर्म में धर्म की व्याख्या की जाती है उससे भी जोड़ सकते हैं कि हिंदू धर्म चूंकि ऐसा माना जाता है एक धर्म ना होकर जीवन जीने की पद्धति है, तो इसका दार्शनिक पहलू यही है। पूजा और कर्मकांड से हटके जो धर्म का और हिंदू धर्म मतलब लिया गया है वो जीवन जीने की पद्धति है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट भी एक बार कह चुका है। तो वही यहाँ संविधान को भी हम कनेक्ट कर सकते हैं कि वो एक जीवन जीने की पद्धति है। इसके अलावा वस्तुतः अरस्तु शासन प्रणाली के लिए संविधान शब्द का प्रयोग करता था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। और इसका जो जिक्र मिलता है वो पॉलिटिक्स के 3रे भाग में संविधान का वर्गीकरण दिया गया है। और मैं एक बार और आपको बता दूं कि ये स्टेट्समैन से ली गई है, प्लेटो की जो किताब है उससे। और इसका जो पॉलिटिक्स का जो 4थे से लेके 6वां भाग है वहां इसकी व्यापक अवधारणा और विस्तार से वर्णन दिया गया। 3रे भाग में इसका जिक्र है या वर्गीकरण दिया गया। फिर ये जो 6 टाइप के राज्य हैं या संविधान है इनका विस्तार से वर्णन 4 से 6 भागों में दिया गया है। एक अन्य बिंदु भी है, यह अरस्तु का मौलिक सिद्धांत ना होकर प्लेटो की स्टेट्समैन से लिया गया है, जैसे कि आपको पहले ही बताया जा चुका है। चलिए अब इसका हम वर्गीकरण को देख लेते हैं, तो पाएंगे कि यह कुछ मामलों में जो प्लेटो द्वारा वर्गीकरण किया गया था उससे भिन्न है। वो उसकी हम पहले ही चर्चा कर लेते हैं, जो कि ये वर्गीकरण अरस्तु द्वारा दिया गया है जिसे आप सामने देख रहे हैं। वो कमोबेश आपको ऊपर ऊपर से तो वही लगेगा कि ये तो वैसे ही जैसे प्लेटो ने दिया था, लेकिन नहीं, कुछ इसमें अंतर भी है। जैसे राज्यों की प्रकार जो यहाँ दिए गए हैं वो एक स्वाभाविक रूप से और एक विकृत रूप से। ये अरस्तु महोदय मानते थे कि राज्य स्वाभाविक रूप से कब सामने आएगा, जब यहाँ परहित में कार्य चलेगा, यानी दूसरों के हित के लिए कार्य चलेगा। और विकृत कब हो जाएगा, जब परहित छोड़ के इंसान स्वहित की चर्चा करने लगेगा। तो ऐसे 2 प्रकार से वर्णन किया। और ये संख्या के आधार पर भी, जब एक व्यक्ति परहित में शासन करेगा तो उसे राजतंत्र या मोनार्की कहा जाएगा। एक व्यक्ति स्वहित में शासन करेगा यानी खुद के हित में, तो उसे टायरनी कहा जाएगा, निरंकुश तंत्र। उसी के अलावा जब संख्या कुछ व्यक्ति की हो जाएगी यानी एक ग्रुप हो जाएगा और शासन परहित में चलेगा तो उसे कुलीन तंत्र कहा जाता है। लेकिन वहीं अगर स्वाहित में हो जाए यानी व्यक्ति अपने हित के बारे में सोचने लगे तो उसे अल्पतंत्र कहा जाएगा। और अंत में बहु लोगों का शासन हो जाएगा यानी जनता का शासन हो जाएगा तो इसे पॉलिटी कहा जाएगा। इसकी अवधारणा को हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। इसे पॉलिटी या इसे संयत लोकतंत्र, बहुतंत्र, या एक नाम और आता है इसका सर्व प्रजातंत्र करके, तो आप वो भी याद रखिएगा, सर्व प्रजातंत्र। और अगर आप इतनी झंझटों में नहीं पढ़ना चाहते तो केवल इंग्लिश का फॉर्म याद कर लें, पॉलिटी। और इसके अलावा बहुत लोगों का शासन होगा लेकिन वो स्वाहित में काम करेंगे तो लोकतंत्र कहा जाएगा।
या भीड़तंत्र, ये सबसे निकृष्ट फॉर्म होता था और यह सर्वश्रेष्ठ फॉर्म होता था। अभी हम जो अंतर की बात कर रहे थे प्लेटो महोदय से अरस्तु के, वो बेसिकली अंतर यही आ जाता है कि स्वाहित और परहित की अवधारणा जो अरस्तु ने दी है, इनकी जगह पे अरस्तु दो अलग अलग अवधारणाओं की चर्चा किया करता था। अगर बात परहित वाले अंतर की करें तो यहाँ प्लेटो महोदय चर्चा करते थे कि जो कानूनों के हिसाब से राज्य संचालित हो रहा है वो इसमें इस वाले भाग में आते थे वो राज्य, और अगर कानून के हिसाब से राज्य संचालित नहीं हो रहे हैं तो वो राज्य इस वाले भाग में आते थे, निरंकुश तंत्र, अल्पतंत्र और भीड़तंत्र। प्लेटो वाले लेक्चर्स में मैंने आपको इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बता चुका हूं कि जैसे राजतंत्र जो होता है वहां एक व्यक्ति संवैधानिक रूप से शासन कर रहा होता है, लेकिन षड्यंत्रों और कुछ उसकी आंतरिक कमियों के द्वारा जब वह निरंकुश तंत्र में बदल जाता है या वो फिर स्वाहित में कार्य करने लगता है तो उसे निरंकुश तंत्र कहा जाता है। वो फिर यहाँ खुद के शासन के लिए कार्य करता है बशर्ते कि परहित में। ये जब इसका शासन चरम पर होता है तो दरबार में से या जनता में से कुछ एक ऐसा समूह उठ खड़ा होता है जो नियमों के अनुसार या जनता के हित में शासन चलाने के लिए इसकी गद्दी पलट देता है और इसका तख्त उखाड़ के फेंक देता है। तो वहां कुलीन तंत्र की स्थापना होती है, यानी एरिस्टोक्रेसी आ जाती है राज्य में। जब एरिस्टोक्रेसी आती है तो यह समूह परहित में कार्य करता है, लेकिन कुछ समय बाद अपने आंतरिक द्वंद्वों के कारण अल्पतंत्र में बदल जाता है, यानी ओलिगार्की में बदल जाता है और यह स्वाहित में कार्य करने लगता है। तो यह कुल मिला के एक धनिक तंत्र से ज्यादा एक अव्यवस्था में बदल जाता है और लोग अपने स्थायित्व, अपने ऐश्वर्य और आराम पर चर्चा करने लगते हैं। किंतु अल्पतंत्र को हटा के फिर पॉलिटी की स्थापना होती है, यानी संयत लोकतंत्र आता है, जहां पर सामूहिक निर्णय बुद्धि का सिद्धांत लागू किया जाता है कि निर्णय तो सार्वजनिक रूप से लिए जाएंगे, यानी सबके द्वारा, समिति के द्वारा लिए जाएंगे, लेकिन उन्हें लागू किया जाएगा एरिस्टोक्रेसी एक कुलीन तंत्र के द्वारा या कुलीन वर्ग एक समूह के द्वारा उसे लागू किया जाएगा। तो इन दोनों को मिला के ही पॉलिटी बनती है। लेकिन पॉलिटी भी जल्दी ही जो वहां शासन कर रहे लोग स्वाहित में कार्य करने लगते हैं और भीड़ तंत्र में बदल जाता है, जो कि संविधान या शासन प्रणाली का सबसे निकृष्ट अंग है। फिर एक व्यक्ति उठ खड़ा होता है और इन सब अव्यवस्थाओं से उसे मुक्ति दिलाने के लिए राजतंत्र की स्थापना करता है और सभी राज्य काज अपने हाथ में ले लेता है। आई होप आपको यह चक्र समझ में आ गया होगा। इसे ही संविधान का चक्र कहा जाता है। तो एक और हमने यहाँ कॉन्सेप्ट समझ लिया कि संविधानों का चक्र क्या है। तो इसे ही संविधानों का चक्र कहते हैं कि जब राज्य एक से दूसरे में बदलते हो वापस फिर यही चक्र चलने लगता है कि पहले मोनार्की, फिर टायरेनी, फिर एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी और डेमोक्रेसी के बाद फिर से मोनार्की। तो यह एक चक्र सतत चलता रहता है। यहाँ थोड़ा सा एक शब्द देख लीजिए, पॉलिटी। ये जो है अरस्तु के अनुसार सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था पॉलिटी है, जिसमें एरिस्टोक्रेसी और डेमोक्रेसी दोनों के गुण हैं। ये मैं आपको यहीं बता देता हूं। एक यहाँ वैसे आप देख चुके हैं इसे। एरिस्टोक्रेसी वो होगी जिसके द्वारा निर्णय एग्जीक्यूट किए जाएंगे, तो निर्णय लिए किसके जाएंगे, वो है डेमोक्रेसी, यानी सब मिलजुल कर सामूहिक निर्णय बुद्धि के अनुसार निर्णय लेंगे और लागू एरिस्टोक्रेसी करेगा। तो यह दोनों मिल जाएंगे पॉलिटी में। इस प्रकार ये मिश्र संविधान बन जाएगा। एक संविधान आप इसे मान सकते, संविधान अर्थात शासन व्यवस्था, और एक संविधान ये है। अब दोनों जब मिलेंगे तो मिश्र संविधान ही कहलाएगा ना वो। तो इसी प्रकार जो सबसे अच्छा होता है वो मिश्र संविधान होता है, और इसे ही संवैधानिक सरकार भी अरस्तु महोदय ने कहा है। एक और संकल्पना चलती है, उसे भी आप देख लीजिए, मध्यम मार्ग का सिद्धांत। तो उसका भी थोड़ी सी वानगी हमें यहाँ देखने को मिलती है, उसकी झलक हमें यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि अरस्तु नहीं चाहते थे कि उनकी जो आदर्श राज्य है उसमें राजतंत्र के दोष हों, क्योंकि ये भी भ्रष्ट हो जाता है कुछ दिनों में। कुलीन तंत्र के दोष हों, यह भी कुछ दिनों में भ्रष्ट हो जाता है। और डेमोक्रेसी में के दोष हों, जहां संपूर्ण जनता एक अराजक राज्य का निर्माण कर देती है। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी सी सबकी अच्छाइयां लेके मिश्र संविधान में भरने का प्रयास किया है। और अरस्तु का कथन है कि सारी जनता का तथा सारी जनता के हित के लिए कार्य किए जाने वाला शासन कौन सा होता है, वो होता है मिश्र संविधान वाला शासन। इसके बाद अब हम बढ़ चलते हैं अरस्तु महोदय के दासता के सिद्धांत की ओर, जो कि एक अच्छी संकल्पना और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण संकल्पना है।
अरस्तु का दासता से संबंधित सिद्धांत। आज इसकी हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने जो दर्शन पढ़ा है अरस्तु का, उसमें उनके उजले पक्ष का वर्णन किया गया है, लेकिन अब हम पहली बार उनके एक स्याह पक्ष को छूने वाले हैं। जो लोग कहा करते हैं कि ये अरस्तु का सबसे कमजोर पक्ष है, या काला पक्ष भी कुछ लोग इसे कहा करते हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि आप इसका मूल्यांकन 2500 साल बाद की परिस्थितियों में कर रहे हैं, तो आपको भी याद रखना चाहिए कि इसका मूल्यांकन कितना निष्पक्ष है। इसी के साथ जो अरस्तु महोदय के दर्शन में जो सबसे दो निचले पक्ष माने जाते हैं, एक तो ये दासता का सिद्धांत और दूसरा एक स्त्रियों से संबंधित सिद्धांत है। ये तो हम यही देख लेते हैं। बाकी स्त्रियों से संबंधित भी उनका एक कोट है कि जो स्त्रियां हैं वो वासना और दुर्बलताओं का पुंज हैं। तो आप इस कथन को भी याद रखिएगा कि यह कथन किसका है, तो ये अरस्तु महोदय का कथन है। अब हम दासता के सिद्धांत को देखते हैं, और आपको एक पहले ओवरव्यू जान लीजिए इसका कि जो दास होते थे वो अरस्तु महोदय एक उन्हें उपकरण माना करता था, काम करने वाले, एक चल संपत्ति की तरह माना करता था। आगे हम संपत्ति का वर्गीकरण भी देखेंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एक उपकरण माना करते थे, यानी काम करने में सहायक होता था वो उनके लिए, ऐसा वो कहा करते थे। इसलिए इनकी वो औचित्य भी सिद्ध करता है, इनके बिना चूंकि कोई कैसे काम कर पाएगा। और फिर वो प्राकृतिक असमानता का भी समर्थक था, और कहता था कि कुछ लोग शासन के लिए पैदा हुए हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए ही पैदा हुए हैं, तो ये दोनों चीजों में अंतर होता है, इसलिए कुछ दास बने रहने चाहिए। और फिर अंत में दासों की मुक्ति के लिए भी बात करता है, दासों के प्रकार की भी चर्चा करता है। बहुत सारी चीजें हम आगे देखने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत से भी पहले हमें थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेनी चाहिए, तो आई थिंक आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये दास प्रथा की पृष्ठभूमि क्या थी जब अरस्तु ने अपना सिद्धांत दिया, या तब दासों का समर्थन किया। इस पृष्ठभूमि में मुख्यतः 3-4 बातें हैं। पहली सोफिस्टों से संबंधित बात है। हम पहले लेक्चर से सोफिस्टों की बात करते आ रहे हैं, तो आपको समझ आ गया होगा इनका दर्शन। सोफिस्ट जो थे, इनमें भी एक विख्यात सोफिस्ट था एंटीफोन। जी हाँ, एंटीफोन नाम का एक सोफिस्ट था। वो कहा करता था कि ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है, कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को समान बनाया है। इस प्रकार वो तत्कालीन समाज में, और ऐसे और एंटीफोन के जैसे और कई सोफिस्ट हुए हैं जिन्होंने तत्कालीन समाज में दास प्रथा का विरोध किया, और एक तूफान सा आ गया था तत्कालीन समाज में। तो एक तो ये परिदृश्य था, और दूसरा था जिसकी मैं बात कर रहा हूं पहले ही से जुड़ा हुआ, कि एक हलचल उत्पन्न हो गई थी यूनानी समाज में दास प्रथा को लेके। अब लोग इसे खत्म करने की ओर आगे बढ़ चले थे। तो क्या था, यूनानी सभ्यता जो थी वो दासों के बलबूते ही चल रही थी। जैसे कि आपने अवकाश का सिद्धांत भी देखा, लोग अपने कार्य के लिए बड़ी संख्या में दास रखते थे, और इनका जीवन यापन के लिए एक अनिवार्य अंग दास बन चुके थे। तो अगर ऐसा अरस्तु महोदय के दिमाग में भी ये चीज रही होगी कि अगर हम दास प्रथा को ऐसा एकदम से अमूलचूल परिवर्तन करके नष्ट कर देंगे, तो पूरी यूनानी सभ्यता संकट में आ जाएगी, और हो सकता है कि इसे सर्वनाश की ओर भी यह उन्मुख हो जाए। ऐसे समझ लीजिए जैसे आज की लाइफ में हमारा मोबाइल एक जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। इसे हटा के अगर आप सोचेंगे जीवन की कल्पना, तो कष्टप्रद हो जाएगी जिंदगी, या बहुत हद तक कठिन हो जाएगी। कम से कम आपको कुछ परेशानियों का सामना तो जरूर करना पड़ेगा, इस बात से तो हर कोई अग्री करेगा। ऐसे ही दास था, जो यूनानी सभ्यता का आधार स्तंभ माना जाता था दास, उसे हटाने के लिए तत्कालीन समाज में एक विद्रोह की लहर उत्पन्न हो गई थी। ऐसे में उन्होंने दासों के पक्ष में निर्णय दिया। और तीसरा था, अरस्तु व्यवहारिक आदमी था, वो यूनानी सभ्यता की वास्तविकताओं को जानता था, जैसे कि हमने दूसरे पॉइंट में भी इसकी चर्चा की है। वह इसे ऐसा एकदम से खत्म ना करके, और वह ऐसा कहा भी करता था कि जब एक बार मशीनें आ जाएंगी तो दास खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे भी बात करता था। और एक बात और थी जो कि अरस्तु ने दासों के संबंध में बात की है, तो कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि अरस्तु मूलतः दासों की जो अमानवीय परिस्थितियां हैं, उनके साथ जो अत्याचार होते हैं, उनसे परिचित ही नहीं था। तो इसलिए उसने दासों के पक्ष में इतनी बातें लिखी। आप पिछले लेक्चर में देख चुके होंगे कि उसका गुरु भी प्लेटो कहीं ना कहीं उसे एक किताबी कीड़ा ही समझता था। तो एक ऐसे इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी हुआ करता होगा अरस्तु, अगर जो कि अपने ज्यादा बाहरी दुनिया से अगर मतलब ना भी रखे, तो ये संभव है कि उसे दासों की मूल स्थिति या उनके साथ जो पीड़ा दर्द हो रहा है उसका आभास ना हो। तो
ऐसे में भी वह दास प्रथा का समर्थन कर सकता है। लेकिन जो कि एक सभ्यता वाला पॉइंट है और जो विद्रोह वाला है, वो हमें ज्यादा कारण नजर आता है अरस्तु के इस संबंध में दासता का समर्थन करने के लिए। तो चलिए अब कुछ फैक्ट और देख लेते हैं। आई होप आपको एक बैकग्राउंड समझ में आ गया होगा कि सोफिस्ट चल रहे थे उस टाइम पे, और फिर यूनानी सभ्यता जो थी पूरी वो इसी के बलबूते खड़ी थी, और एक अच्छा यूनानी सभ्यता का प्रतिनिधि होने के नाते उन्होंने एक विश्लेषण करने की कोशिश की और उस सभ्यता को बचाने के लिए, उसके आधार स्तंभ को बचाए रखने के लिए इसका औचित्य सिद्ध करने का प्रयास किया। अरस्तु ने पॉलिटिक्स की प्रथम पुस्तक में, 8 में से जो पहली पुस्तक है, अपने दासता संबंधी विचार का व्यापक रूप से वर्णन किया है। आप थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कौन पुस्तक में किस चीज की चर्चा है। मुझे याद है कि 2022 वाला जो एग्जाम 2024 में हुआ था, उसमें जो क्वार्टरली की पुस्तक है उसमें शायद विदेश नीति से संबंधित एक सवाल ऐसा पूछ लिया गया था कि ये किस अधिकरण में दिया गया है। तो हो सकता है कि अरस्तु को लेकर भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि दास प्रथा किस पुस्तक में दी गई है, या जैसे कि हमने पिछले संविधानों का वर्गीकरण देखा है, ये किस में दिया गया है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन और बौद्धिक नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। यह कथन है अरस्तु महोदय का, जो कि दासों का औचित्य यहाँ सिद्ध कर रहा है कि जैसे एक वीणा होती है, उसमें वीणा आदि के द्वारा अच्छा संगीत नहीं उत्पन्न किया जा सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन, बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक राज्य के कर्तव्य भी है, तो इसीलिए अपने राज्य को भी उच्च सिद्ध करने के लिए दासत्व के सिद्धांत का समर्थन कर रहा है। जो स्वभाव से अपना नहीं है, दूसरों का है, वह दास है। यहाँ एक और परिभाषा है या और कोट है, ये भी प्रसिद्ध कोट है, अनेक बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि ये जो किसका कोट है, कि कहा करता था जो स्वभाव से अपना नहीं है, दूसरों का है, वह दास है। यहाँ एक चीज और देख लीजिए, एक आपके सवाल मन में सवाल आ रहा होगा कि प्लेटो जो था उसके दासत्व से संबंधित क्या विचार थे। तो जो उसकी पहली पुस्तक है रिपब्लिक, उसमें वह इस पर चुप रहा कुल मिला के, लेकिन जो उसकी दूसरी पुस्तक है द लॉज, जो थोड़ा व्यवहारिक इसमें दुनिया का वर्णन मिलता है, उसमें इस प्रथा को वो मान्यता देने पर तुला रहता है और इसका समर्थन करता है। तो इसका एक पृष्ठभूमि ये भी मानी जा सकती है अरस्तु के दास प्रथा के समर्थन की, कि आप पहले भी देख चुके होंगे कि इसी समय कुछ अरस्तु प्लेटो से मिला था, और इसी समय के प्लेटो की छाप अरस्तु पे हमें दास प्रथा पे भी दिखाई देती है, जो कि यहाँ उसका भी व्यापक रूप से समर्थन कर रहा है और इवन उसका औचित्य सिद्ध करने का भी प्रयास किया है, जो कि हम आगे देखने वाले हैं। इसके साथ यहाँ देखेंगे कि अरस्तु ने जो संपत्ति का वर्गीकरण किया है वो 2 प्रकार से है। अरस्तु के जो दास सिद्धांत का जो एक बेस है, या दास को किस वर्ग में रखा गया है, वो इसके अंतर्गत आएगा। तो संपत्ति के अंतर्गत उसने दासों को रखा है। एक होता है सजीव संपत्ति, जहां होते हैं हाथी, घोड़ा आदि पशु और दास। तो आप देख सकते हैं कि एक सजीव संपत्ति के रूप में दास को मान रहा है, एक इंसान ना मान के। और निर्जीव संपत्ति में वो मानता था कि जैसे खेत, घर या अन्य अचल संपत्ति है, ये निर्जीव है और ये सजीव है। तो कुल मिला के वो दासों को एक संपत्ति के जैसे माना करता था, एक उपकरण मानता था, एक टूल है प्रोडक्शन का। तो एक अगला पॉइंट है, अरस्तु ने दासों को मनुष्य की श्रेणी में ना रखकर उपकरण की श्रेणी में रखा है, जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं। इसी के साथ दासों को केवल कार्य का उपकरण माना है, उत्पादन का नहीं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे थोड़ा सा देख लीजिएगा। जैसे आज हम देखते हैं, और मैंने इससे पहले वाली स्लाइड में जो चर्चा की थी कि शायद हो सकता है अरस्तु को जो दासों के साथ भयानक व्यवहार हो रहा हो उसका भान ना हो या ज्ञान ना हो, तो ऐसा संभव भी है। क्योंकि अरस्तु महोदय इसे कार्य के लिए मानते थे, जैसे आपके घर में नौकर होते हैं या मेड रखे होते हैं या खाना बनाने के लिए, तो या ऑफिस वॉच टाइप से हो सकते हैं कि ऐसा घर का काम, छोटा मोटा काम करने के लिए हो सकते हैं। लेकिन जो आगे जाके दासों की संकल्पना है, जिसकी कार्ल मार्क्स ने आलोचना की है, उसे सर्वहारा माना है, वैसे दासों की संकल्पना शायद अरस्तु ने ना देखी हो, या वैसे उस दौर के दास अरस्तु ने ना देखे हो। तो इसीलिए वो दासों का समर्थन कर रहा है और कह भी रहा है कि उत्पादन के लिए नहीं है, एक सहयोग के लिए है, घर कार्य के लिए है। अब जो उसका दासत्व का सिद्धांत है, उसकी मान्यताएं क्या क्या है, उसे किस मान्यता के आधार पर वो साबित करना चाह रहा है, ये भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। एक तो गुणों का अंतर जो मानता था। एक बात और आप याद रखिएगा कि अरस्तु जो था
वो प्राकृतिक असमानता का समर्थक था। प्राकृतिक असमानता का इसका समर्थक था अरस्तु। प्राकृतिक असमानता का समर्थक ऐसे कि जैसे स्त्री पुरुष में भेद होता है, तो वो मानता था कि ये समाज द्वारा नहीं बनाया गया, ये प्रकृति ने ही बनाया हो। और फिर उसके कोट की भी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो फीमेल होती हैं वो वासना और दुर्बलताओं के पुंज हैं। इसी के साथ एक ऐसी प्राकृतिक असमानता दासों के संबंध में भी हम यहाँ देख सकते हैं कि जो एक मालिक होता है वो बुद्धि से शक्तिशाली होता है और दास जो होता है वो शारीरिक रूप से शक्तिशाली होता है। तो मालिक का दास के ऊपर नैतिक रूप से हक बनता है या प्राकृतिक समानता के आधार पर हक बनता है। और एक चीज और है कि वो यहाँ यह भी कहता है कि मालिक जो है वो दासों को अच्छी परिस्थितियां देगा, उसे आगे बढ़ने में भी सहायता प्रदान करेगा। तो दासत्व के सिद्धांत में एक गुण, ये गुणों का अंतर जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, तो दास विवेक शून्य और बुद्धिहीन लोग होते हैं। बुद्धिहीन लिखा है यहाँ, ध्यान रखिएगा, बुद्धिहीन लोग होते हैं जिसमें शारीरिक बल होता है जबकि मालिक बुद्धि बल से परिपूर्ण होता है। यानी कुल मिला के अरस्तु ये कहना चाह रहा है कि दासों के पास शारीरिक बल होता है जबकि इनके पास, मालिकों के पास बुद्धि वाला बल होता है। तो इसके अंडर में ये काम करना, इससे कोई बुराई नहीं, क्योंकि दोनों का सहयोग हो जाएगा। शारीरिक काम ये कर देंगे और बौद्धिक काम मालिक कर लेंगे। इसी के साथ सामाजिक कार्यों का श्रेणी क्रम, यानी समाज का श्रेणी क्रम। अरस्तु प्राकृतिक असमानता का समर्थक था। उसकी मान्यता थी कि सभी वर्ग एक समान नहीं होते। जैसा कि मैंने पहले भी आपको एक कोट बताया है कि कुछ लोग शासन करने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग शासित होने के लिए ही पैदा होते हैं। तो अब हम थोड़ा सा और इससे संबंधित, दासत्व से संबंधित कुछ सिद्धांत देखने वाले हैं। कुछ और पॉइंटों की यहाँ चर्चा कर लेंगे, जैसे कि दो दासों के प्रकार हैं। अरस्तु महोदय मानते थे कि दास दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वाभाविक दास, कुछ ऐसे मनुष्य इस श्रेणी में आते हैं जो मंदबुद्धि, अकुशल, अयोग्य लोग होते हैं, वो स्वाभाविक दास हो गए। और वैधानिक दास, आप वैधानिक से शायद अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जो कानूनी, वैधानिक या युद्धबंदी होते हैं वो दास इस श्रेणी में आते हैं। इस संबंध में एक और कोट है जो थोड़ा सा समझने लायक है, हालांकि आ जाएगा समझ में, आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा। तो जो स्वामी होते हैं केवल दास का ही स्वामी नहीं होता, यानी दूसरों के भी ये स्वामी हो सकता है। एक मालिक जो है दूसरों का भी स्वामी हो सकता है, लेकिन दास जो है केवल एक ही स्वामी का दास रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इस स्वामी का भी दास है और इस स्वामी का भी दास है, ऐसा नहीं हो सकता। वो केवल एक का ही दास रहेगा। और अगले पॉइंट की चर्चा करें तो अरस्तु दासता को कोई स्थायी नहीं मानता था। ये भी थोड़ी सी अच्छी चीज है यहाँ पे कि वो मानता था कि अगर मशीनें वगैरह आ जाएंगी, जिसकी नीचे चर्चा की गई है, उसका मानना था कि जब काम करने वाली मशीनें और औजार आ जाएंगे तब दासता समाप्त हो जाएगी। यहाँ पे मुझे एक कोट याद आ रहा है, जो एक विचारक हुए रॉस महोदय, वो कहा करते थे कि जो अरस्तु दासता से मुक्ति के लिए एक मार्ग बता रहा है दासों को, वो एक क्रांतिकारी विचार है। ये क्रांतिकारी विचार है, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। रॉस महोदय ने इसे क्रांतिकारी कहा है कि जब मशीनें और औजार आ जाएंगे तब दासता समाप्त हो जाएगी, ऐसा अरस्तु महोदय मानते थे। इसके अलावा दासों की स्थिति स्वामी और पशुओं से भिन्न है। यानी एक साइड तो अब हम संपत्ति को देख चुके हैं, जो कि जीवित संपत्ति में दास रखे गए हैं। तो एक वर्ग हो गया मालिक और एक वर्ग हो गया पशु। इनके बीच में कहीं स्थिति वो पाता था दासों की, क्योंकि इनके पास जो विवेक है उसको समझने की क्षमता होती थी, इसीलिए वो इस प्रकार के आदमी नहीं थे। वो मालिकों के ज्यादा करीब जाते थे और निर्जीव चीजों या संपत्ति या पशुओं से भिन्न थे कि वो विवेक को समझ लेगा। लेकिन इसी के साथ वो, उनके पास विवेक नहीं है, इसलिए वो पशुओं के ज्यादा पास आते थे। तो वही बात यहाँ कही गई है कि दासों की स्थिति स्वामी और पशुओं से भिन्न है। विवेक ना होने के कारण स्वामी से भिन्न है और विवेक को समझ सकने के कारण पशुओं से भिन्न है। यानी जो दास है वो विवेक को समझ सकते हैं तो वो मालिकों के करीब है, और विवेक नहीं है इसीलिए मालिकों से दूर है। ये बीच का अंतर वही बता रहा है कि ये इनके पास विवेक नहीं है, हालांकि हम विवेक समझ लेते हैं इसलिए पशुओं से दूर है। और अंत में चर्चा करते हैं, दास प्रथा से दास और मालिक दोनों को ही फायदा होगा। यहां भी एक बार फिर वो औचित्य सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि इससे दासों को श्रेष्ठ परिस्थितियां मिल जाती हैं और मालिकों को अवकाश की प्राप्ति हो जाती है।
श्रेष्ठ परिस्थितियों से तात्पर्य ये है कि जैसे कोई कमजोर वर्ग है या आप किसी कमजोर परिवार से इसका एक समानता बिठा के देख सकते हैं कि जिसके पास शिक्षा या कोई अच्छा कौशल सीखने के लिए या धन और संपत्ति नहीं है स्कूल में पढ़ने लायक, तो अगर दास मालिक दासों को ऐसे अच्छी शिक्षा देगा, उसे अपने पास रखेगा और अपने अंडर में काम सिखाएगा या उसमें कुछ नया कौशल भी विकसित कर सकता है, तो इससे दासों को ही फायदा हो। और कुछ नहीं तो अल्टीमेटली उसे रोजगार तो मिल ही रहा है ना, ऐसा अरस्तु महोदय कहा करते थे। तो इसलिए ये दासों को श्रेष्ठ परिस्थितियां दे रहा है, उन्हें रोजगार मिल रहा है, भरण पोषण के साधन मिल रहे हैं। इसके साथ ही जो मालिकों को इससे मिल रहा है वो मिल रहा है अवकाश, जैसे कि हम स्टार्टिंग में चर्चा करने वाले हैं। और ये राज्य का कर्तव्य भी है कि नागरिकों को अवकाश की प्राप्ति कराए। तो चूंकि काम अगर दास करेंगे तो उन्हें अवकाश की प्राप्ति हो जाएगी, वो सामाजिक कार्यों में भागीदारी लेंगे, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए चिंतन करेंगे, सोचेंगे, राज्य को कुछ नया देने के लिए खोज वगैरह भी कर सकते हैं। लेकिन अगर दास ही नहीं होंगे तो वो खुद ही अपनी घर गृहस्थी में इतने उलझे रहेंगे कि उस समाज की ओर ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो समाज के पतन की ओर भी जा सकता है। ऐसे कुछ दासता से संबंधित वर्णन किया है अरस्तु महोदय ने। इसके साथ इस लेक्चर में इतना ही, और अगले लेक्चर्स में हम अरस्तु महोदय के न्याय का सिद्धांत, इनका नागरिकता से संबंधित सिद्धांत और अन्य कई मुद्दों पे चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।